जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का हमारी पूरी जिंदगी पर, हमारे पूरे अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जब हम बात करते हैं हमारे डाइट की, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर डालने की ज़रूरत है? कौन सा ऐसा खुराक है जो पूरे दिन हमें लेने की ज़रूरत है जिससे हम स्वस्थ महसूस करेंगे? उसी खुराक के बारे में आज हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर मोहित जी, जो कि दिल्ली से आए हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है। ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी, जब हम बात करते हैं अच्छे फूड की, एक अच्छे अन्न की, अच्छे आहार की, कहीं ना कहीं जब इसकी बात हो रही होती है तो हम बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डाइट को एक्सप्लेन किया है। तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट जो हम अपने लिए ले सकते हैं, जिससे हम मेंटली भी फिट रहें और फिजिकली भी फिट रहें? देखिए अनायका जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि अन्न जो है, फूड है या डाइट है, वो हमारे जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। जी। क्योंकि कहा जाता है कि मोर इम्पोर्टेंट देन गोली या पिल, फूड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिल इन अवर लाइफ। इट्स द फूड दैट वी कंज्यूम। जो भोजन हम खाते हैं वो हमको मोटा भी कर सकता है, वो हमको पतला भी कर सकता है। और अक्सर आप देखेंगे कि आजकल लोग जो मोटे हो जाते हैं उनको क्या चाहिए कि कोई जादुई गोली चाहिए जो उनके वेट को एकदम कम कर दे। तो एक बात हमें स्पष्ट जान लेनी चाहिए कि ऐसी कोई जादुई गोली हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिससे वेट एकदम कम हो जाए। और अगर कुछ गोलियां ऐसी बनी भी थी या हैं भी, तो वो हमारे अलग साइड इफेक्ट्स या हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करती हैं। साथ ही साथ टेम्पररी भी होती हैं। टेम्परेरी इफेक्ट भी होता है, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे या कोई गोली के साथ कोई और लोग सर्जरी कराने पर मजबूर हो जाते हैं, तो रिबाउंड गेन बहुत ज्यादा होता है। जी। तो घूम फिर कर बात आती है हमारे भोजन पर। जी। जब भोजन की हम बात करते हैं तो भोजन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हमको देखने चाहिए। पहला तो कि हमें भोजन क्या खाना चाहिए, दूसरा भोजन बनाया कैसे जा रहा है, किस ऑयल में बनाया जा रहा है, क्या वे ऑफ कुकिंग है उस भोजन को, उसके बारे में भी हमको जान लेना बहुत आवश्यक है। और तीसरा, जब हम भोजन खाते हैं तो किस तरह हमको उसे ग्रहण करना चाहिए, वो भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। जी। तो अब हम अगर बात करें कि भोजन हमारे लिए यथार्थ भोजन या आइडियल भोजन का क्या है, मल्टीपल डाइट्स हमारे लिटरेचर में, साइंस के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं। कभी कोई मोनो डाइट कहता है कि एक ही प्रकार की चीज़ आप रोज़ रोज़ खाएं कुछ दिनों तक, तो उससे आपको पर्टिकुलर अमाउंट की कैलोरीज मिलेंगे, पर्टिकुलर आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फिर आप स्विच ओवर करें। फिर कुछ मेडिटेरियन डाइट, ऐसे विभिन्न प्रकार की डाइट्स हमारी लाइफ में डिस्क्राइब की गई हैं, हमारे साइंस में डिस्क्राइब की गई हैं। लोग फॉलो भी करते हैं, कुछ लोग रिजल्ट्स भी उसके जनरेट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिंपल डाइट अगर हम फॉलो करें, जो सभी लोग इसको सहज रूप से घर में रहते हुए उसको ग्रहण कर पाएं, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। उस भोजन के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है प्रॉपर फ्रूट्स। अच्छा। फ्रूट्स के लिए हम ये कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, टू हैव कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अ कलरफुल लाइफ। अक्सर देखा गया है कि अलग अलग प्रकार के सीजनल फ्रूट्स आजकल अवेलेबल होते हैं। वैसे तो आजकल 12 मासी सब प्रकार के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन साइंस ये कहते हैं कि जिस सीजन में जो फ्रूट मैक्सिमम आता है उसको अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में ग्रहण किया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मोहित जी, अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स की, कौन सा करेक्ट टाइम है जिस ड्यूरेशन में अगर मैंने खाया तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा? बिल्कुल ठीक आपने पूछा। जो फ्रूट्स हैं उनकी कम से कम 3 सर्विंग्स, 2 से 3 सर्विंग्स तो हमें लेनी ही चाहिए पर डे।
शुगर के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए। जो डायबिटिक्स हैं उनको शुगर का ध्यान रखते हुए सर्विंग्स को कम कर देना चाहिए। डायबिटिक्स के लिए मैं पहले ही स्पष्ट करना चाहूँगा कि उनको 1 फ्रूट पर डे अलाउड होता है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी शुगर का स्टेटस क्या है। लेकिन आम व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसको 2 से 3 सर्विंग्स फ्रूट्स की एप्रोप्रिएट डेली लेनी चाहिए। कब लेनी चाहिए? फ्रूट्स हमेशा बेस्ट खाने से पहले लेना चाहिए, कम से कम आधे से पौना घंटा पहले। भोजन के बाद फ्रूट लिया गया वो इतना फायदा हमको नहीं पहुंचाता है। और अगर आप 1 या 2 प्रकार के फ्रूट्स ले भी रहे हैं तो उन फ्रूट्स की मिनिमल क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि आप खा रहे हैं तो 2 आप इकट्ठे एप्पल भी खा गए या आप बनानास भी खा गए, क्योंकि इन सब में अत्यधिक कैलोरीज भी होती हैं। तो थोड़ी थोड़ी, यस, बनाना के अंदर बहुत कैलोरीज होती हैं, केले के अंदर, लेकिन सीजनल फ्रूट्स अगर हम देखें उनकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमको उसके साथ सलाद और फ्रूट्स के साथ हमको इकट्ठा कंज्यूम करनी चाहिए। सलाद भी अगर फ्रूट के साथ आप कंबाइन करेंगे तो वो बहुत उचित कॉम्बिनेशन वो कहलाएगा। तो उसको खाने से पहले हमको कंज्यूम करना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट की मैं बात करूं, अगर ब्रेकफास्ट के समय में मैं फ्रूट्स ले रही हूं तो कितनी मात्रा में ले सकती हूँ? क्या मैं 1 वाटरमेलन पूरा खा सकती हूँ? नहीं, वाटरमेलन पूरा तो बहुत बड़ा होता है, वो तो कोई भी व्यक्ति इतना नहीं खा पाएगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी क्वांटिटी आप उसकी ले सकती हैं। वाटरमेलन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्पल। आप सवेरे एप्पल लीजिए, आप ऑरेंजेस ले सकते हैं या कोई और सीजनल फ्रूट है, उसकी थोड़ी क्वांटिटी दूध के साथ, सीरियल्स के साथ आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट मैसेज ये है कि फ्रूट्स के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नेचुरल वाइटामिन होते हैं, और कहा जाता है कि उन फ्रूट्स के अंदर भी जो उनके रेशियो होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको भी जरूर लीजिए। जैसे संतरा अक्सर देखा गया है कि लोग उसको छील लेंगे, उसका छिलका फेंक देंगे और केवल अंदर का रस जो है वो खा लेते हैं। अगर आप उसका छिलका भी खा सकते हैं तो वो आपके लिए फाइबर्स की तरह ऐड करता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें वाटर का कंटेंट बहुत हाई होता है। जैसे आपने वाटरमेलन लिया तो वाटरमेलन में 99% वाटर होता है, केवल पानी ही होता है। तो वाटरमेलन भी आप ले सकते हैं जब प्यास आपको लगी है, तो नेचुरल कोल्ड ड्रिंक से बेटर है वाटरमेलन या उनका जूस आप लें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग देखते हैं कि वो फ्रूट जूसेस प्रेफर करते हैं। फ्रूट जूसेस जो हैं, अगर आप नेचुरल फ्रूट जूसेस ले सकते हैं तो अच्छी बात है। उन फ्रूट जूसेस से भी ज़्यादा बेहतर है कि आप उन फ्रूट्स को नेचुरल और रॉ फॉर्म के अंदर आप उनको खाएं। और मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन आपको रहेगा कि जो टिंड जूसेस और फ्रूट्स आते हैं उनको आप जितना मात्रा में अवॉइड करें वो बेहतर रहेगा। क्योंकि ऐसा क्यों भाईजी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फ्रेशनेस, उनकी क्वालिटी कंटेंट, विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो उनके अंदर खत्म हो जाती है। देखिए, जो नेचुरल चीज ताजी छील कर खाई जाती है, चाहे उसके अंदर प्रिजर्वेटिव हो या नहीं हो, वो खत्म होने लग जाता है टाइम बीतने के साथ भी। आप एप्पल को भी देखेंगे, रख देंगे काट कर तो वो धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाता है। इसी तरह फ्रूट्स जो हैं वो सभी आप उनको जब फ्रेश खाएंगे तो उसके सारे तत्व हैं आप इमीडिएटली ग्रहण कर सकते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, वो कटवा के फ्रिज में रखवा देते हैं। अगर नहीं समय है तो आप रखवा सकते हैं, नहीं तो बेस्ट है आप स्पोर्ट्स से आए, बाहर घूम कर आए, आप खुद अपने सामने हाथ से काटा, थोड़ी एक्सरसाइज भी होती है, एंजॉय भी करते हैं, उन फ्रूट्स को साथ की साथ हाथ में आप लेकर खा सकते हैं। तो फ्रूट्स की मात्रा, वेजिटेबल्स की मात्रा, सलाद की मात्रा 2 से 3 सर्विंग्स आपको डेली जरूर लेनी चाहिए, खाने से पहले लेनी चाहिए। और एक और एडवांटेज इसका होता है, एक और ये होता है कि जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या सलाद ले लेते हैं तो आपका स्टमक फुल हो जाता है। स्टमक में गैस, तो जहां आपने 3 रोटी खानी है आप 2 रोटी खाएंगे, जहां आपने 2 खानी है शायद मात्रा घट के 1 या 1.5 रोटी पर रह जाती है। तो कैलोरीज का बैलेंस हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है डाइट को जानना, और उसका बेस जो है, वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो है वो है हमारी सलाद कंजम्पशन, जो यानी जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, और हमारा फ्रूट, जिनको रॉ फॉर्म में हम जितना खाएंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट हम लेंगे। जैसे ही हम उनको स्टोर करते हैं, जैसे हम उनको पकाना स्टार्ट करते हैं, उनकी कैलोरिक वैल्यू या उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होने लग जाती है। मोहित जी, एनी स्पेसिफिक टाइम जो आप बोलना चाहेंगे कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये इफेक्टिव होता है? जैसे आपने बोला 3 मील्स, हम 3 पोर्शंस में हम इसे ले सकते हैं एक दिन के अंदर, तो कौन सी ऐसी 3 टाइमिंग्स है जिसको आप प्रेफर करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ठीक कहते हैं। देखिए, टाइम एज सच किसी भी व्यक्ति के लिए निर्धारित करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो हमारी 3 मेजर डाइट्स होती हैं, एक होता है ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स का कंजम्पशन, वेजिटेबल्स का कंजम्पशन जरूर करें। जनरली सलाद तो नहीं खाया जाता है ब्रेकफास्ट में, लेकिन फ्रूट जरूर लिए जा सकते हैं।
सकते हैं। दोपहर के टाइम में जब आपको 12 बजे के आसपास भूख लगती है तो उस समय अगर आप चाय लेना चाहें वो ले सकते हैं, नहीं तो लंच से पहले आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ज़रूर लें। और डिनर में भी या डिनर से पहले करीब 6-7 बजे के आसपास अगर आप एक बोल सलाद का या एक बोल अगर आप फ्रूट का ले लेते हैं तो वो आपको काफ़ी न्यूट्रिएंट्स दे सकता है, फुलनेस की फीलिंग दे सकता है और कैलोरीज जो हैं प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बॉडी में जा सकते हैं। जी। तो ये 3 तो एप डाइट है। लेकिन कोई डायबिटिक है तो उनको और फ्रीक्वेंटली इसका कंजम्पशन, खासकर वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बताया जाता है। बट जनरल लोगों के लिए कम से कम 3 से 5 सर्विंग्स ये मैंडेटरी होती हैं। जी। फ्रूट्स तो हम समझ गए, मैं ज़रूर उसको अपने लाइफ में इंटेक करूँगी और हमारे व्यूअर्स भी करेंगे। बाकी और ऐसे कौन-सा डाइट है जिसको आप प्रेफ़र करेंगे कि हमें पूरे दिन में वो हमने खाया तो हमारा वेट लॉस ज़रूर होगा? देखिए, डाइट जब भी हम खाते हैं वो हमारा एम केवल वेट लॉस नहीं होना चाहिए। जी। हमारा मानना ये है कि आप सब कुछ लीजिए लेकिन बैलेंस मात्रा में लीजिए। कई लोग कहते हैं कि हमको घी, तेल बिल्कुल नहीं खाना। अब साइंस की स्टडी या साइंस के जितने भी अनुसंधान हुए हैं, उन्होंने ये क्लियरली शो कर दिया है कि फैट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर जितना कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट हैं, जितना बाकी प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट हैं। जी। तो सभी चीज़ों को एप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर, उचित मात्रा के अंदर खाना बहुत आवश्यक है। किसी न्यूट्रिएंट को या किसी एक्सोटिक डाइट को आपके सामने नेम कर देना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे हम लोग मासेस के लिए बात करते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए एक चीज़ अफोर्डेबल हो सकता है दूसरे के लिए वो अफोर्डेबल ना हो। सही बात। नेचुरल बात होती है कि हम कोई महंगा फल खाएँ और वो दूसरा व्यक्ति नहीं खा सकता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है बाकी हम किस तरह भोजन को खाते हैं और किस तरह भोजन को हम लोग पकाते हैं। उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भोजन में हम ऑयल कौन-सा इस्तेमाल करते हैं, भोजन में हम घी की कितनी मात्रा इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हम भोजन को पकाते हैं। अब आप देखें नेचुरली अगर मैं आपको ऑयल्स के बारे में ही स्पष्ट करूँ, जी। ऑयल्स अक्सर लोगों का एक बड़ा कॉमन प्रश्न होता है कि जी हम कौन-सा ऑयल लें? या अब आजकल आप देखेंगे ऑलिव ऑयल का बहुत ज़्यादा फैशन है। लोग कहेंगे हम ऑलिव ऑयल लेते हैं, ऑलिव ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप जानकर हैरान होंगे कि साइंस ये कहती है, खासकर इंडियंस में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, उनके लिए दिखाया जाता है कि मस्टर्ड ऑयल भी उतना ही अच्छा होता है। जो सरसों का तेल जो कि बहुत सस्ता होता है और ईज़िली हर व्यक्ति, गरीब आदमी के घर के अंदर भी वो ईज़िली अवेलेबल होता है, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। लेकिन एक्सेस अमाउंट में जो भी ऑयल खाया जाएगा, वो नुकसान करेगा। जी। जनरली ऑयल के अंदर पूफा होता है जिसको कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और मूफा होता है जिसको कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनकी टेक्निकल डिटेल में हम ना भी जाएं, लेकिन आइडियल ऑयल वो होता है जिनके अंदर इन दोनों का बैलेंस होता है। वो बैलेंस्ड ऑयल जो ज़्यादातर कहलाया गया है वो है राइस ब्रान ऑयल होता है, जो ईजिली अवेलेबल होता है। लेकिन नहीं भी अगर आपको उसकी एक्सेस है तो हमारा ये मानना है कि आप सब प्रकार के ऑयल्स को यूज करें। हर 15 दिन से 20 दिन के अंदर अपने ऑयल्स को रोटेशन पॉलिसी के अंदर ले आएं, यानी हर 15 दिन के अंदर ऑयल को चेंज करें। पहले 15 दिन अगर आप सनफ्लावर ऑयल यूज कर रहे हैं तो अगले 15 दिन आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका इसलिए है कि मैंने आपको जैसे बताया कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी ऑयल में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है। किसी की ऑयल की प्रॉपर्टी होती है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, किसी ऑयल की कोई अलग प्रॉपर्टी होती है जो हमको फ़ायदा दे सकता है। तो बेस्ट ये रहता है कि हमको जितना ज़्यादा रोटेट करें उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। ओके। किसी एक ऑयल के पीछे हम नहीं पड़े कि आप कोई आजकल ब्रांडेड आइटम्स होते हैं कि भाई बड़ा महंगा ऑयल आता है जो आम व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता है। आप नहीं ले सकते, आप उन्हें मत लीजिए, लेकिन जो भी ऑयल आप ले रहे हैं उनको रोटेट कर कर अपनी लाइफ में, अपने खान पान के अंदर यूज करिए। जी। और ना केवल ये इंपॉर्टेंट है, ऑयल रोटेशन के साथ साथ दो चीजें ऑयल के बारे में जान लेना और भी इंपॉर्टेंट है। जी। जब हम किसी ऑयल को यूज करते हैं, खासकर यूथ्स हैं जिनकी लाइफ आजकल बहुत फास्ट है, तो ऑयल को जब हम यूज करते हैं तो एक बारी कोई ऑयल जो डीप फ्राइंग के लिए यूज किया जा चुका हो, उसे जिसके लिए हम रीयूज लोग नहीं उसको करना। रीयूज नहीं करना जी। चाहिए। अब रीयूज नहीं करेंगे तो क्या हम उसको फेंक दें? अगला क्वेश्चन आएगा कि करेक्ट। ये भी नुकसान कर सकता है ना, इतना ऑयल आप लें और आप फेंकते चले जाएं तो इतना मुश्किल होता है। जी। तो एक बारी रीयूज किया गया जो ऑयल है उसको दोबारा यूज केवल सीजनिंग के लिए, केवल छौंक लगाने के लिए आप इस्तेमाल करें तो वो नुकसान नहीं करेगा। जैसे आपने ऑयल डीप फ्राइंग के लिए यूज किया तो इस ऑयल को संभाल कर रख लीजिए। अगली बार जब आप किसी सब्जी में छौंक लगाना चाह रहे हो या कुछ उसको ऊपर से ही उसके अंदर कोई स्वाद डालना चाह रहे हो तो आप उस ऑयल को दोबारा यूज
कर सकते हैं। आटा गूंदने के लिए भी यूज कर सकते आटा हैं। गूंदने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आटे में तो बहुत मिनिमम ऑयल, जनरली तो हम ये कहते हैं कि आटे के अंदर ऑयल नहीं यूज करना चाहिए। अगर आप करना भी चाहें, पराठा वगैरह कुछ बनाना चाहें या पूरियां वगैरह या कुछ अलग प्रकार का आप पलोथन तैयार करना चाहें, तो थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर डाला जा सकता है। तंदूरी फूड के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला जा सकता है, लेकिन इसको जितना अवॉइड किया जाए उतना बेहतर रहता है। जी। एक और चीज जो मैं आपको ऑयल्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, अक्सर कहा जाता है जैसे ओलिव ऑयल है, ओलिव ऑयल इस्तेमाल करना एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये जान लेना हर व्यक्ति को, खासकर हमारे यूथ्स जिनके अंदर एक क्रेज है, ये बहुत आवश्यक है कि ओलिव ऑयल की बेस्ट बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हम उसको बिना पकाए कच्चा अपने भोजन के अंदर इस्तेमाल करें। अच्छा। जिसको हम लोग मेडिटेरियन डाइट कहते हैं। उसमें ये दिखाया गया कि जो लोग ऑयल ऑलमोस्ट आधा आधा एक एक लीटर हफ्ते के अंदर यूज करते हैं, लेकिन उसको सलाद ड्रेसिंग्स के रूप में, उसको फ्रूट्स के ऊपर ड्रेसिंग्स के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमको बहुत हेल्थ बेनिफिट देता है। लेकिन क्या ये चीज हमारे लाइफ में, इंडियन लाइफस्टाइल के अंदर प्रैक्टिकल है? मेरे ख्याल से आप देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, हाँ, हम तो क्योंकि रोटी सब्जी खाने वाले रोटी लोग सब्जी हैं। खाने वाले रोटी लोग हैं। सब्जी दाल चावल खा करके जीने वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो तभी मैं ये चीज़ बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही हम किसी ऑयल को तेज़ पकाना और तेज़ हीट करना स्टार्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा हीट करते जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट उतना ही कम होता चला जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है हम सबको जान लेना कि ऑयल जब कच्चा यूज़ किया जाए, उतना उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा रहती है, जी। उतना उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट कम हो जाता है। जी। अब हम ऑयल तो समझ गए, हम फ्रूट्स भी समझ गए, लेकिन अब बात करेंगे कुकिंग टेक्निक्स की। कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम कुकिंग करेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा फायदेमंद हो? देखिए, इंडिया को तो और भारत देश को तो यही कहा गया है कि वो फूडर्स पैराडाइज है। अलग-अलग प्रकार की, नाना प्रकार की डिशेज़ हमको मिलती हैं। तो ये कह देना कि केवल एक ही कुकिंग मेथड यूज़ करें हम लोग, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात हमको समझनी चाहिए कि अगर हम लोग रोज़ तला हुआ खा रहे हैं, कई लोगों में एक कल्चर होता है, कई फैमिलीज़ में कल्चर होता है कि सवेरे रोज़ पराठा खाना है या कोई तली हुई चीज़ दिन में एक बारी ज़रूर बननी चाहिए, तो ये बहुत नुकसानकारक है। अक्सर ये दिखाया गया है कि अगर हफ्ते में से 5 से 7 दिन लोग अगर कुक्ड ये तली हुई चीज़ें खा रहे हैं या फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो उनमें हार्ट डिजीज़ आने की जो संभावना होती है, वो ऑलमोस्ट 38%, 30 से 40% बढ़ जाती है। यदि वो 3 से 5 दिन इसका उपयोग करते हैं, ऐसी फ्राइड चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो हार्ट डिजीज़ के आने के चांसेस उनके अंदर 15 से 25% के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि हम केवल 1 से 2 दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो मात्रा जो है, वो चांसेस कम हो वो कम हो जाता है। तो ऑफ एंड ऑन सब मेथड्स ऑफ कुकिंग आर एप्रोप्रिएट। जी। आप सब प्रकार का भोजन खाइए, अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। कभी कुक्ड फूड भी खा रहे हैं, कभी फ्राइड फूड भी खा रहे हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जी। लेकिन डीप फ्राइंग जितना अवॉइड किया जाए, उतना अच्छा है। उतना बेहतर होता है। जी। अगर आपको फ्राई करना भी है, जैसे समोसा करना है, टिक्की बननी है, तो उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। पहली चीज़ जो बहुत आवश्यक होती है, वो ये होती है कि उनको डीप फ्राई करने के बजाय उनको सुपरफिशियल फ्राइंग पे हम लोग प्रेफ़रेंस दें। ओके। दूसरा, कई बारी हम क्या करते हैं कि उसको कच्चा तल के बाहर रख के अलग से स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद उस समोसे या कचौड़ी को या किसी ऐसी चीज़ को हम दोबारा तेल गरम करके फिर दोबारा तलते हैं। ये एकदम जानलेवा होता है। इसके ऐसी प्रक्रिया में जब हम उस फूड को सब्जेक्ट करते हैं, तो ट्रांस फैट्स करके एक एंटिटी होती है, उसकी मात्रा एकदम हमारे भोजन के अंदर बढ़ जाती है, और वो कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है जो सीधे हमारे हार्ट की नाड़ियों के अंदर जाके, हमारे अलग-अलग बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जाके डिपॉज़िट होता है, जिसके कारण ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, ऐसी बीमारियाँ हमको होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो ट्रू रोहित जी, जब बात करते हैं हम ट्रांस फैट की, कई बार मैक्सिमम कंटेंट वो होता है बाहर के खानों में, क्योंकि वो लोग उसे कच्चा करके करके और फिर बिल्कुल रख देते हैं और आपने फिर बिल्कुल ठीक बोला। ये मैं कहने ही वाला था कि जो बाहर का भोजन आप देखते हैं, वो खाने में स्वादिष्ट बहुत होता है, क्योंकि ट्रांस फैट की प्रॉपर्टी होती है, वो भोजन को और स्वादिष्ट बना देता है। लेकिन वो हार्ट के लिए बहुत नुकसानकारक है, वो हार्ट के लिए एक दुश्मन की तरह कार्य करता है। बिल्कुल। तो ऑयल्स और कुकिंग मेथड के अंदर डीप फ्राइंग को कम से कम हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जी। फिर किस मेथड को हम इस्तेमाल करें? एग्जैक्टली। बेकिंग एक बहुत अच्छा मेथड है। बेकिंग जो है वो बहुत अच्छा मेथड है। माइक्रोवेव भी है, वो भी कुछ हद तक अच्छा मेथड माना गया है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल का जो कंजम्पशन है, ये
कम हो जाता है। जी। बेक्ड फूड के अंदर भी आप देखेंगे ऑयल जो है वो कम कंज्यूम होता है। पराठे वगैरह ऐसी चीज़ों को भी हमको कम से कम, अगर आप पराठा खाना चाहते हैं, कोई आलू, गोभी या किसी और चीज़ का पराठा खाते हैं, तो उसको फ्राई करने की बजाय उसको माइक्रोवेव कर ली उसको बेक कर लीजिए, बेक तंदूर के अंदर करके फिर उसके ऊपर आप थोड़ा घी या तेल या जो भी आप लगाकर बटर लगाकर खाना खा चाहते हैं, आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर ना केवल आप उसके न्यूट्रिएंट्स को भी प्रिजर्व करते हैं, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा फैट ऊपर से उसके अंदर और डालेंगे पराठे के अंदर, वो कम होता चला जाता है। मोहित जी, अगर मैं बात करूँ कुकिंग की, जब मैं खाना गरम करती हूँ, फिर से खाना बनाने के बाद सपोज़ मैं मेरे डैड के लिए खाना गरम कर रही हूँ, तो माइक्रोवेव में गरम करूँ या गैस पे करूँ? व्हिच इज़ मच मोर बेटर फॉर द फूड? माइक्रोवेव में भी आप कर सकते हैं, माइक्रोवेव में अच्छा। कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। जी। लेकिन अभी धीरे-धीरे कुछ एविडेंस आनी आरंभ हुई है कि प्लास्टिक के बर्तन माइक्रोवेव में कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। खासकर करेक्ट। वेस्टर्न कल्चर में रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि शायद उनके अंदर प्री कैंसरस कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। तो अगर आप गरम करना चाहें तो शीशे के मर्तबान में उसको आप गरम करें, कोई हार्म नहीं है, आप ज़रूर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप तवे पे भी करना चाहें, लेकिन उसके अंदर फिर एक्स्ट्रा ऑयल और वो डालकर उसको और स्पाइसी बनाने की कोशिश ना करें, वो जी। फिर उनके लिए नुकसानकारक हो सकता है। मोहित जी, मैं बात करूँ अगर मसालों की, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मसाले अगर हम ऊपर से डालते हैं उसे, तो इज़ इट ओके, या उसको मैं जब कुकिंग कर रही हूँ, प्रॉपर कुकिंग कर रही हूँ, तभी मसालों को डालूँ? ये बहुत उचित और अच्छा प्रश्न है। जी। अक्सर जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, उसके अंदर देखा गया है कि हम लोग छौंक लगाते हुए भी मसाले काफ़ी डाल देते हैं। हुँ। लेकिन साइंस जो कहती है, वो ये कहती है कि अगर आप उस खाने को मैक्सिमम पकाएँ और मसालों का उपयोग बाद में करा जाए, हालाँकि उसमें स्वाद थोड़ा-सा कम हो जाता है, लेकिन मसालों का उपयोग आखिर में किया जाए, तो खाने की न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ज़्यादा प्रिज़र्व रहती है और मसाले कम नुकसानकारक होते हैं। अच्छा, मतलब जी। मैं एंड में डालूँ? एंड में। तो तेल भी शुरू में कम उपयोग करें, बाद में अगर कच्चा तेल और मसालों का उपयोग करेंगे तो खाने का स्वाद भले थोड़ा-सा कम हो, लेकिन न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है। बट आप दोनों चीज़ों का बैलेंस रखेंगे, तो मेरे ख्याल से आप दोनों चीज़ों का आनंद उचित मात्रा में ले पाएँगे। वेरी इंपॉर्टेंट, नमक। जब किस वक़्त मैं खाना, सपोज़ मैं एक सब्ज़ी पका रही हूँ, फूल गोभी की सब्ज़ी पका रही हूँ, तो उसके अंदर मैं नमक किस समय डालूँ? शुरुआत में डालूँ या लास्ट में डालूँ, जिससे वो मुझे ज़्यादा आयोडीन अंदर ना डाले? नमक आप शुरू में भी डाल सकती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या पका रहे हैं। लेकिन ये जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर लोगों का प्रश्न होता है, खासकर ब्लड प्रेशर जिनको होता है या कोई ऐसी बीमारी होती है कि नमक आपको कम खाना है, कि नमक की उचित मात्रा हमारे लिए क्या है? अब लोगों को या हम एज़ अ डॉक्टर मरीज़ को बोल देते हैं भाई नमक कम खाओ। वो बेचारे इनोसेंट होते हैं और वो नमक के बिना ही अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप देखें, भोजन के अंदर बिना नमक के स्वाद नहीं आता है। बिल्कुल। तो उचित नमक का अर्थ ये है, या एक्स्ट्रा नमक नहीं खाएँ या नमक कम खाएँ, उसका सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ ये है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट हम अपनी डाइट में अवॉइड करें। अब वो कैसे अवॉइड करें? खाना आप नॉर्मल नमक के साथ ही खाइए, एक्स्ट्रा नमक उसके अंदर मत डालिए। लेकिन अचार जैसी चीज़ें हैं, जिसके अंदर नमक बहुत प्रचुर मात्रा के अंदर होता है। एक पापड़ जो हम खाते हैं, खाने के साथ अक्सर पापड़ ले लेते हैं, एक पापड़ के अंदर 1 से 2 दिन का नमक, डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप का पापड़ है, हमारे डेली डाइटरी अलाउंस जो है, उतना नमक एक पापड़ के अंदर होता है। इसी तरह जब हम लोग सलाद खाते हैं, सलाद जब हम कंज़्यूम करते हैं, तो सलाद के अंदर हम लोग ऊपर से एक्स्ट्रा नमक डाल लेते हैं। तीसरी चीज़, टिन्ड जूसेस, फ्रूट्स कई बारी हम लोग उपयोग करते हैं, या कई बारी प्रिजर्वेटिव्स जो फूड होता है उसके अंदर हम लोग उसको जब खाते हैं, उसको प्रिजर्वेटिव्स के रूप में एक्स्ट्रा नमक डाला जाता है, वो बहुत हमारे लिए हार्मफुल होता है। सॉसेज हैं, उनके अंदर बहुत नमक होता है। इसी तरह हमारे आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हम लोग कई बारी सोडाज़ हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी बहुत नमक एक्स्ट्रा होता है। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट हम अगर ऊपर से अवॉइड करें, नमकीन, चाय चल रही है, चाय के साथ हम लोग नमकीन ले लेते हैं, बाहर के प्रिपेयर्ड नमकीन आते हैं, एक छोटा-सा मुट्ठी भर नमकीन भी, उसके अंदर हमारी 1 से 2 दिन का नमक थोड़े से मुट्ठी भर नमकीन के अंदर होता है। तो हम इसको अवॉइड करें। जी। कंप्लीटली बंद करना फिज़िबल किसी के लिए भी नहीं होता, जी। लेकिन जितना मात्रा में हो सके हम उसको अवॉइड करें, तो सॉल्ट का जो कंज़म्पशन है वो हमारा रूटीन लेवल पर आ जाएगा और हमारा जो ब्लड प्रेशर में उसका कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। रोहित जी, नमक की बात हो रही है, कौन-सा नमक? कई बार होता है कि अगर हम आयोडाइज़्ड लें या फिर हम रॉक सॉल्ट लें या फिर हम काला नमक लें, व्हिच इज़ द बेस्ट जी, वन? काला नमक सेहत के लिए बहुत अ,
फायदेमंद माना सेंधा गया है। नमक जिसकी बिल्कुल, बात सेंधा हो रही नमक है, काला नमक है, ये दोनों चीज़ें बहुत फायदेमंद मानी गई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसको जितनी मात्रा में हम उपयोग कर पाएँ वो बेहतर रहता है और अक्सर देखा गया है काले नमक और नॉर्मल नमक का कॉम्बिनेशन भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अच्छी अपने आप में हैबिट है। इसके साथ-साथ आयोडाइज़्ड सॉल्ट इस्तेमाल करना तो मैंडेटरी है, बच्चों के अंदर भी, सबके अंदर, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन कई बारी कुछ प्रमोशनल आइटम्स आते हैं जिसके अंदर आप कहेंगे कि लो सोडियम सॉल्ट, इससे ब्लड प्रेशर कम होगा। ऐसे फॉल्स एड्स पर अगर हम लोग ना जाएँ, क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रूवन एंटिटी, प्रूवन स्टडी भी नहीं होती और लोग अक्सर भ्रमित भी हो जाते हैं। इनफैक्ट आप हैरान होंगे कि ऐसी एविडेंस जो है, ऐसी लाइट ऑयल्स करके भी एक बड़ी एंटिटी आती है कि ये ऑयल हल्का है। अब हल्के ऑयल का मतलब ये नहीं है कि उसका कोलेस्ट्रॉल मात्रा उसके अंदर हल्की है, लेकिन हल्कापन उसके केवल कलर को, उसके टेक्सचर को रेफर करता है और अक्सर लोग इन चीज़ों से भ्रमित होकर उस ऑयल को खरीद लेते हैं। तो ये जो मार्केटिंग गिमिक्स कहलाती हैं, हमारे यूथ्स को भी जो आजकल बहुत इन चीज़ों के पीछे जाते हैं, हमारे फैमिलीज़ को भी, जो लेडीज़ हैं, जो जेंट्स, आजकल तो सभी लोग कुक करते हैं। इन प्रमोशनल एड्स पर आप लोग ना जाएँ, अपनी चीज़ों पर अपने बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग रखें और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि रोटेशन हम लोग करें। इसी प्रकार जैसे नमक का हम कह रहे हैं, इसी तरह ऑयल्स भी कौन-सा एप्रोप्रिएट है, उस पे जो प्रमोशनल एड्स होते हैं उनको हम ना ध्यान दें। हम पढ़कर जाएँ, समझ कर जाएँ और सब प्रकार के ऑयल्स का लिमिटेड अमाउंट में हम लोग इस्तेमाल ज़रूर करें। मोहित जी, अब बात करें हम कार्ब्स की। हमारे खाने में आज इंडियन फूड में सबसे ज़्यादा रोटी और चावल का इस्तेमाल होता है। रोटी या चावल, दोनों में से कौन-सा सही है? अगर चावल तो कौन-सा चावल? अगर रोटी तो कौन-सी रोटी? ये कंट्रोवर्सी शुरू से चली आई है। अक्सर डायबिटिक्स में देखा गया है कि चावल की मात्रा थोड़ी कम लेनी चाहिए, लेकिन दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स अक्सर प्रॉपर मात्रा में होता है। जी, राइस के अंदर कहा जाए तो ब्राउन राइस हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है जी। और आटे के अंदर, रोटी के अंदर हमको जो रिफाइंड फ्लावर होता है हमारा, खासकर आप देखें मैदा है, सूजी है, ये बहुत मुश्किल से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। सूजी भी? सूजी थोड़ी मात्रा में, मैदा से तो डेफिनेटली बेटर है, लेकिन मैदा तो बहुत ही हार्मफुल होती है। तो मैदा जैसे नान है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उनको हमें लिमिटेड, लीस्ट मात्रा के अंदर हमको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि मैदा हम एक बारी कंज्यूम कर लेते हैं तो उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने में कई बारी 1, 2, 3 दिन भी लग जाते हैं। वो इतना स्लो एक्सक्रीशन और डाइजेशन का उसका प्रोसेस होता है। बिल्कुल। लेकिन रोटी जो है, रोटी अगर आप देखें तो मल्टीपल आटे को हमको अपनी लाइफ में, अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। आटे में भी अक्सर देखा जाए गेहूँ, गेहूँ के साथ-साथ अगर आप मिस्सा मिलाएँ, उसके अंदर जौ मिला लें और अलग-अलग प्रकार के चने का आटा भी उसके अंदर मिलाएँ, तो ये सारे आटे जब आप मिला लेते हैं, पंचवर्णम आटा जिसको हम आजकल कहते भी हैं, वो सारे आटे आप मिलाकर खाते हैं, सोयाबीन भी उसके अंदर मिलाएँ, तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस हो जाता है। बिल्कुल और इसकी रोटी का सेवन करने से थोड़ी रोटी हेवी तो हो सकती है, टेस्ट में कई बारी अलग भी हो जाती है, लेकिन ये हमको प्रॉपर हमारे को फाइबर डाइट देती है और इसको डाइजेस्ट करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ना केवल ये, अगर हम 3 खा लेते हैं तो अक्सर 1 या 2 रोटी से हमको इसमें सैटिस्फैक्शन मिल जाता है। बिल्कुल ठीक कहा मोहित जी आपने। आज हमने इतनी सारी बातें सीखी। इसे थोड़ा-सा आप अगर समराइज़ कर सकें ताकि हमारी ऑडियंस इसे सही तरह से ग्रहण कर ले। देखिए, आपको ये जान लेना सबको बहुत आवश्यक है कि फूड, जो खाना हम खाते हैं, वो हमारे संपूर्ण जीवन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस खाने के साथ-साथ जो हमने प्रॉपर तरीका बताया, इस खाने को जब आप खाएँ भी तो इसको परमात्मा की याद में खाएँ। मैं आपको अच्छा। एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं हमने व्रत रखा है, हमने उपवास रखा है, उस समय हम कोई भी भोजन जो है परमात्मा को स्वीकार कराए बिना हम नहीं खाते हैं। हम लोग स्ट्रांगली मानते हैं कि अगर रोज़ हम अपने जीवन में जब भोजन बनाएँ, वो परमात्मा की याद में बनाएँ, शुद्ध भोजन, और उसको परमात्मा को स्वीकार कराकर उस भोजन को हम ग्रहण करें, तो जो व्रत उपवास हम रखते हैं तो हमारा जीवन ही व्रत उपवास की तरह डेली हो जाता है। उसको वाह! परमात्मा को स्वीकार कराकर हम खाएँगे तो उस भोजन जो है वो दुःख भंजन भोजन की तरह हमारे लिए काम करेगा, उसके अंदर शक्ति भी बहुत होगी और वो भोजन जो है हमारी बीमारी को भी हील करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल मोहित जी, थैंक यू सो मच। इतना सारी बातें आपने, इतनी सारी टिप्स दिए हमें, छोटे-छोटे नुस्खे दिए जिससे हमारा डाइट भी हेल्दी हो जाएगा और हमारा लाइफ़स्टाइल भी हेल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? इतने सारे नुस्खे हमने सीखे हमारी डाइट को बेटर करने के और हमारी सोच को भी बेटर करने के, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। और साथ ही साथ जब आप भोजन ग्रहण करें तो उसे भगवान की याद में ज़रूर करें।
टीवी देखते देखते या बातें करते करते या फ़ोन कॉल करते करते अगर आप खाएंगे तो आपका मन में भी वही बातें चलेंगी और साथ ही साथ आपके अन्न में भी वही चीज़ें आपके अंदर जाएंगी। तो इनटेक करने के समय, खाना खाने के समय भगवान की याद में खाइए। थैंक यू सो मच। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।